हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे स्टूडेंट फंक्शन कॉल के बारे में। अपने पिछले के दो वीडियो में हम लोगों ने ये समझ रखा है कि फंक्शन क्या होता है, क्यों हम लोग फंक्शन का यूज सी लैंग्वेज में करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन को डिक्लेयर किस प्रकार से किया जाता है, फिर हमने देखा कि फंक्शन को डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम बात करें फंक्शन डेफिनेशन की, ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन हमें क्या बताता है स्टूडेंट? फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है ये हमें बताता है एक्चुअली फंक्शन क्या करता है ना। यानी कि हम बता सकते हैं कि जो भी उसका कोड होगा, जो भी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन होगा, वो सारा फंक्शन डेफिनेशन में मेंशन्ड होता है। मीन्स फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कौन कौन से इनपुट लेगा, फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा, मीन्स क्या रिटर्न करेगा, ये सारी बातों को हम फंक्शन डेफिनेशन में लिखे होते हैं। तो ये तो सिर्फ हो गया लिखना कि फंक्शन क्या करेगा, लेकिन एक्चुअली में फंक्शन को वो परफॉर्म कराने के लिए, फंक्शन से वो काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को कभी ना कभी कॉल करना पड़ेगा। तो वही आज हम लोग देखने वाले कि फंक्शन को कॉल किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या लूप होल्स है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखिए फंक्शन कॉल करने का सिंटैक्स अगर मैं बोलूँ तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है? फंक्शन का नेम लिख देना है। ठीक है, फंक्शन का जस्ट आपको नेम लिखना है, फॉलोड बाय आपको पैरामीटर लिस्ट्स देने हैं, या मैं बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट देने हैं। लाइक आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देना है, जितने भी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में डिफाइन होंगे पहले से, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, डॉट 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 डॉट, जितने भी आर्ग्यूमेंट डिफाइन है, आर्ग्यूमेंट n। उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है इस प्रकार से। ये स्टूडेंट सिंटैक्स है फॉर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से घेर देता हूं, क्योंकि ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया जाता है। यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है, ये जो फंक्शन का नेम है ये क्या है? ये आपका कॉल्ड फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉल्ड फंक्शन, यानी कि जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, लाइक सम फंक्शन को, स्क्यूआरटी फंक्शन को, तो आप क्या कीजिएगा? उस फंक्शन का नेम लिखिएगा। बाकी ये जो पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए हैं, ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं सारे, ये क्या है? आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये सारे एक्चुअली में क्या हो रहे हैं? सेंट, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी हमने पैरामीटर में डिफाइन किया था ना कि ये सारे पैरामीटर्स हैं, तो ये इनके जो वैल्यूज होंगे, आर्ग्यूमेंट 1 का जो वैल्यू होगा, आर्ग्यूमेंट 2 का जो वैल्यू होगा, जो आर्ग्यूमेंट 3 का वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होंगे? उस पैरामीटर में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। तो ये वैल्यू, इस आर्ग्यूमेंट के वैल्यू एक्चुअली में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप सिंटैक्स को समझ गए, फंक्शन नेम को समझ गए, ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है ये समझ गए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन्हें कहते हैं। नाउ ये आर्ग्यूमेंट में हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे वेरिएबल देना है, या कांस्टेंट देना है, या कोई एक्सप्रेशन देना है? तो स्टूडेंट अगर हम बात करें इन आर्ग्यूमेंट्स की, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं नोट। ठीक है, NOTE नोट। ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है ना, आर्ग्यूमेंट्स 1 या आर्ग्यूमेंट्स 2 या डॉट 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 डॉट, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इन आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे क्या क्या दे सकते हैं? या तो आप कोई वेरिएबल दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वैलिड सी का कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इवन आप यहाँ पे कोई अदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि कोई एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो। आप क्या कर सकते हैं? किसी फंक्शन को, किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में हमें क्या करना है ना? वैल्यू को पास करना है। क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू को पास करना है। इसीलिए आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। हालांकि कॉल बाय वैल्यू पे मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, ये आर्ग्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहे, एक्चुअली में इनके वैल्यूज ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएंगे जो भी आपका डेफिनेशन होगा वहां पे, उसके पैरामीटर में। हम लोग अभी देखेंगे एग्जांपल में। एकदम नहीं घबराइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शांतिपूर्वक वीडियो को आगे देखते रहिए। चलिए, तो इन आर्ग्यूमेंट्स में हम वेरिएबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन, इवन फंक्शन कॉल भी करा सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर मान लिया जाए किसी फंक्शन का नाम मैक्स है, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मैक्स ऑफ
मीन्स अगर मान लिया जाए कोई एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है जो कि जस्ट लाइक कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है और दोनों के बीच में मैक्सिमम फाइंड करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर वेरिएबल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में, लाइक एक्स और वाई, कुछ इस प्रकार से। मैं कांस्टेंट भी दे सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, मैक्स 2, 3। मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, मैक्स मान लिया जाए 2+3 एंड 3×2, कुछ इस प्रकार से। और मैं इवन कोई फंक्शन कॉल भी करवा सकता हूँ, यानी कुछ इस प्रकार से, लाइक मैक्स ऑफ, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, और यहाँ पे कोई एक दूसरा फंक्शन मैं सम कॉल कर दूं जो कि क्या कर रहा होगा, सम कर रहा होगा, और यहाँ पे मैं लिख दूं 1+2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, ये आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, इनके वैल्यूज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, यहाँ हमने वेरिएबल दिया, हमने कांस्टेंट दिया, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन हमने प्रोवाइड किया है, इवन हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पे फंक्शन कॉल भी किया है, ठीक है। तो इन सभी को आप एज आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट होता क्या है जब कोई फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही फंक्शन कॉल आपका परफॉर्म होता है वैसे ही जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास। तो ये तो हुई कही बातें, हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, बिल्कुल तभी समझ में आएगा। देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं नोट में भी लिख देता हूँ कि इवन अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं सेंड कर रहा हो तो भी आप यहाँ पे पैरेंथेसिस दीजिएगा, ठीक है। नोट में मैं लिख दे रहा हूं NOTE, नोट। आपको इस प्रकार से लिखना है, फंक्शन नेम और ये पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस इज मैंडेटरी। ये क्या है स्टूडेंट, मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया जाए आपका फंक्शन जो है कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो आप पैरेंथेसिस दे ही ना, नहीं, पैरेंथेसिस आपको देना है। नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं जहां से मैं आपको इस सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 5 मिनट इस पर समय देते हैं, तो इसके बाद फंक्शन कॉल में मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग एक एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड जो होता है आपका, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड, फटाक से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं stdio.h, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन का डिक्लेरेशन दे देता हूँ, कुछ इस टाइप का लूँ जिससे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाए। तो क्या लिया जाए, हाँ फ्लोट टाइप का ले लिया जाए, ठीक है, फ्लोट, और इसका नाम सम दे देते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है, 2 वैल्यू लेगा, एक लेगा इंट टाइप का और दूसरा लेगा, मान लिया जाए दूसरा लेगा फ्लोट टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड लूंगा। इवन आप इस पैरेंथेसिस के अंदर में भी वॉइड लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा था फंक्शन डेफिनेशन में कि अगर फंक्शन डेफिनेशन में कोई भी पैरामीटर हमारा नहीं है, पैरामीटर लिस्ट अगर एम्प्टी है, देन हम लोग को वॉइड लिखना चाहिए, है ना, इट शुड। चलिए यहाँ पे हम क्या देंगे, ओपन करली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। क्या डिक्लेयर कर लूँ, इंट डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट a, और इसकी वैल्यू मान लिया जाए 2 है। उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली printf लिखूंगा, printf, और यहाँ पे लिखूंगा मैं %f, कॉमा, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा इस सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन को कॉल करूंगा, प्रोवाइड करूंगा a, और साथ में एक वैल्यू दे दूंगा, लाइक मान लिया जाए 2 × 2.2, कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद फिर ये एंड होगा हमारा। देखिए ये मैं एक ऐसा एग्जांपल सोच कर ले रहा हूँ जिससे मैं आपकी सारी बातें क्लियर कर दूं, मुझे दोबारा कोई एग्जांपल लेने की नीड ना पड़े। उसके बाद मुझे इस सम फंक्शन का क्या करना होगा, डेफिनेशन देना होगा। तो मैं दे देता हूँ फ्लोट सम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट x, कॉमा, फ्लोट y, सही है। और ये क्या करेगा, सिंपली कुछ कर नहीं रहा है, ये सिंपली रिटर्न कर देगा, रिटर्न x + y, बस बात खत्म। अब देखिए ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है, ये आपको पूरा दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है ना, नहीं पूरा दिख पा रहा है, हाँ। तो ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी बातों को क्लियर कर दूंगा।
देखिए सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है आपको पता है कि मेन जो है आपका मेन के फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन के फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा और जब आपका कंपाइल होगा तो मीन्स ये पूरा का पूरा कोड कंपाइल हो चुका है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हम अब एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो मेन फंक्शन को कंपाइलर फाइंड आउट किया, यहां से इसने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, इसने देख लिया सम है, इसका कुछ प्रोटोटाइप मेन इसे यहां मिल गया, फर्स्ट लाइन में ये आ गया। फर्स्ट लाइन में जब आया तो यहाँ पे इसने देखा कि भाई साहब आपने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हालांकि हमने अभी लोकल ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही। और मैंने आपको बताया था कि अगर विद इन द फंक्शन अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है, उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल होता है। इवन जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी लोकल टू दैट फंक्शन होते हैं। तो ये ए एक वेरिएबल को जब हमने डिक्लेयर किया तो इसके लिए ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेसिफाई करेगा। तो ए के लिए इसने क्या किया, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, इसने यानी कि आपका 32 बिट से या 64 बिट है, इसने स्पेस एलोकेट कर दिया। नाउ यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन करा रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू इसने 2 स्टोर करा दिया। फर्स्ट लाइन सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया। सेकेंड लाइन पे जैसे ही ये यहाँ पे जंप करेगा तो इसने देखा प्रिंट एफ है, सही बात है भाई, %f यानी कि ये समझ गया अच्छा मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करना है। नाउ हमने किस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इस वैल्यू को प्रिंट करना है। यहां पे हमने फंक्शन कॉल को परफॉर्म किया है। ये क्या है आपका, ये है आपका फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मैं सारी बातों को लिख देता हूं ताकि आप ना जब नोट्स मिले तो समझ में आ जाए। ये था आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने देखा था फंक्शन डिक्लेरेशन कब जरूरी है, याद है आप लोगों को, याद है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन तभी जरूरी है जब जब हम फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं उसके बाद अगर फंक्शन डेफिनेशन मौजूद है। जैसे इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन ना करें तो हमें एरर देखने को मिलेगा। व्हाई, क्योंकि हम लोग फंक्शन को पहले कॉल कर रहे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन बाद में मौजूद है। और जनरल केस में ऐसा ही होता है कि हम मेन फंक्शन को पहले लिखते हैं और बाकी सारे फंक्शन को बाद में डिफाइन करते हैं। इसीलिए आप फंक्शन का डिक्लेरेशन जरूर करें। और ये क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है। ये क्या है आपका, फंक्शन का डेफिनेशन है। मुझे सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन ना लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए कि ये सम फंक्शन का डेफिनेशन है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन। ओके, नाउ यहां तक तो आप लोग समझ गए कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड लाइन में इसमें देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट कराना है। भाई किस वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वैल्यू यहां से मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन कॉल टू विच फंक्शन, टू सम फंक्शन। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ध्यान देना है, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल, प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है टू द कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन के बीच में मैंने कल डिफरेंस यानी कि पिछले वीडियो में डिफरेंस मैंने आपको बताया था ना। कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, मीन्स ये जो सम है ये कॉल्ड फंक्शन हो गया। और जो फंक्शन कॉल जिस फंक्शन में मौजूद है यानी कि जिस फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं वो कॉलिंग फंक्शन हो गया। तो इस स्थिति में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इस स्थिति में, इन दिस केस, इन दिस प्रोग्राम लिखना बेटर होगा। इन दिस प्रोग्राम जो मेन है, मेन फंक्शन, ये क्या हो गया, ये आपका कॉलिंग हो गया, कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, और जो सम है, सम फंक्शन, ये आपका कॉल्ड फंक्शन हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपका सम, ये यानी कि ये फंक्शन कॉल अकर हुआ, वैसे ही क्या होगा कि कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन के पास। तो यहां से सम जैसे ही आपका अकर हुआ, ये आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इसके डेफिनेशन के पास। ठीक है, डेफिनेशन के पास ट्रांसफर हो गया। अब ये देखेगा भाई इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप फ्लोट है, यानी ये कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। सम तो खैर नेम था ही, तभी ना ये यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर मैच करेगा। क्या करेगा, पैरामीटर मैच करेगा। अब यहाँ पे मुझे एक दो बातें आपको और बतानी है, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। ये जो आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना, इन्हें बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। देखिए आप लोग पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में है ना उलझन में फंसे रह जाते हैं, तो आज इस उलझन को भी आप जो है निपटा दीजिए एकदम एक तरीके से। तो देखिए ये जो आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या करते हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहां पे मैं कुछ इस प्रकार का बता दूं कि ये जो है
ये क्या है आपका, ये है एक्चुअल पैरामीटर्स, सॉरी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। इन्हें क्या बोला जाता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। और ये जो यहाँ पे मौजूद है, ये जो फंक्शन के डेफिनेशन में मौजूद है, इन्हें बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या बोला जाता है, फॉर्मल पैरामीटर्स। आई होप आप लोग आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, फंक्शन के बारे में लिख रहे होते हैं, तो जस्ट फॉर्मल पैरामीटर्स उन्हें बोला जाता है। जब हम एक्चुअली में वैल्यू उसमें डाल रहे होते हैं, यानी कि जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तब जो आर्गुमेंट्स हम देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। नाउ अब क्या होगा, फर्स्ट लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड लाइन पे आया था, इसने देखा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट कराना है, भाई किस वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो सम को कॉल हुआ है। कंट्रोल ट्रांसफर होगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ये क्या हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। तो कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हो गया सम फंक्शन के डेफिनेशन पे। यहां तक भाई बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं, आगे क्या समझना है। अब ये क्या करेगा, ये जो डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर्स मौजूद है, उससे एक्चुअल पैरामीटर्स को मैच करेगा। क्या करेगा, मिलान करेगा। फिर से मेरी बात को समझिए, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। मैं साइड में स्टेप्स भी लिखता चलूं क्या, हाँ यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा वो मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ। सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि ये जो पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उससे एक्चुअल पैरामीटर्स को ये मैच करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पैरामीटर है, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूं। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, एक्स, और किस टाइप का, इंट टाइप का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स मौजूद है ना, वो स्टोरेज स्पेस उनको एलोकेट किया जाएगा। क्योंकि पैरामीटर्स में जो भी आपके वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होता है, वो लोकल टू दैट फंक्शन होता है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि एक स्टोरेज स्पेस होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, जिसमें x इंट टाइप का और y आपका फ्लोट टाइप का स्पेस एलोकेट हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो x के लिए 2 बाइट और y के लिए आपका कितना, 4 बाइट आपका एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। 32 बिट्स रहे तो फिर बात अलग है, मैं 16 बिट की बात कर रहा हूं। यहां तक काम हो गया, 2 स्टेप समझ गए, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ और साइज एलोकेट हुआ। उसके बाद जैसे ही मैच होगा तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x क्या है, इंट टाइप का है, और यहां पे हम कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, a। तो a क्या है, एक वेरिएबल है, मैंने बताया था ना कि आप वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो a वेरिएबल की वैल्यू क्या है भाई, तो a वेरिएबल की वैल्यू है 2। तो यहां पे ध्यान देना कि ये a ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पे क्या ट्रांसफर होगा, यहां पे a की वैल्यू ट्रांसफर होगी, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू तो यही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम लोग समझेंगे, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू तो यही एंड हो गया आपका। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट आपके ट्रांसफर नहीं हो रहे, ये x में a आकर स्टोर नहीं हो जाएगा, नहीं, ये गलत बात है। ये x इस a को रेफरेंस करेगा, नहीं, ये भी गलत बात है। इस x में क्या होगा, इस a की वैल्यू आके स्टोर होगी। तो a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2 ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या ट्रांसफर होगा भाई, 2 ट्रांसफर होगा। तो ये a रहा आपका 2, यानी कि 2 कॉमा, और ये क्या है 2 इंटू 2.2, यानी कि हमने आपको बताया था ना कि आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, पहले इवेल्युएट होगा, तो 2 इंटू 2.2 कीजिएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44, 4.2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलिए, तो ये 2,4.2 के साथ कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे आया तो x का वैल्यू यहाँ पे था, y का वैल्यू यानी कि x यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, सॉरी, और y यहाँ पे आपका डिक्लेयर कर दिया कंपाइलर ने। अब मैचिंग होगा, तो मैचिंग किसके साथ होगा भाई, a के साथ नहीं होगा, 2 इंटू 2.2 के साथ नहीं होगा, मैचिंग होगा भाई, मैचिंग इसके साथ होगा, ठीक है। मैचिंग आपका इसके साथ परफॉर्म होगा 2,4.2 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने देखा, अच्छा x इंट टाइप का है, इसके साथ क्या आया है, 2 आया है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे 2 जाकर के स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखेगा
अच्छा ये फ्लोट है, यानी कि y जो है ये फ्लोट टाइप का है। यहाँ पे क्या आया है 4.2 कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का होता है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का होता है इन सी लैंग्वेज। तो ये 4.2 किस टाइप का है? डबल टाइप का है। तो क्या यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा? नहीं, एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपका टाइप मैच हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे जब आपका टाइप मैच हो रहा है और अगर टाइप मिसमैच हो जाता है, टाइप क्या हो जाता है? मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे देखिए y फ्लोट टाइप का है, 4.2 डबल टाइप का है। तब यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जो कि कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। अगर वो लीगल है, यानी टाइप अगर कंपैटिबल है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। अगर कंपैटिबल नहीं है तब आपको फिर जाकर के एरर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 4.2 डबल टाइप का है। ऑब्वियसली ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की बात करें तो 4.2 यहाँ पे जाकर के आपका y में स्टोर हो जाएगा। तो 4.2 और आपको पता है कि इसके बाद 5 जीरो होंगे, लगाने की जरूरत है क्या? 1 2 3 4 5, चलिए मैं लगा देता हूं, ठीक है। तो ये 4.2 जाकर के y में स्टोर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट तो कोई है नहीं, डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी आप ये समझिए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट अकर होता है वैसे ही आपका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी वैल्यू है, रिटर्न जो भी वैल्यू हो रहा है उस वैल्यू को लेकर के कंट्रोल वापस से चला जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास। तो यहां से क्या होगा, स्पेस तो बचा ही नहीं, हाँ इधर से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही ये x प्लस वाई, तो x क्या था आपका 2 प्लस 4.20000 1 2 3 4 5, डेट इज क्या हो जाएगा 4.2 और 2, डेट इज 6.2 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को x और y को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6.2 और कुछ इस प्रकार से। तो इस वैल्यू को लेकर के ये कहां चला जाएगा? वापस से कॉलिंग फंक्शन के पास, यानी कि यहां से ये आपका चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूं। देखिए नोट्स आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है कंट्रोल गोइंग बैक टू कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल क्या हो रहा है आपका? कॉलिंग फंक्शन के पास वापस से ट्रांसफर हो रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कंट्रोल क्या हो रहा है आपका? वापस से कॉलिंग फंक्शन के पास ट्रांसफर हो रहा है, साथ में वैल्यू लेकर जा रहा है। कौन वैल्यू लेकर जा रहा है? तो ये 6 ये वाला वैल्यू लेकर जा रहा है, यानी कि ये 6.2 1 2 3 4 5 ये वैल्यू लेकर जा रहा है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया तो %f में क्या होगा, कौन सा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा? ये 6.200 जो है, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा भाई? 6.2 1 2 3 4 5, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो खैर आउटपुट तो सबको पता था, मैंने ये प्रोग्राम को लिया किस लिए? ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से फंक्शन का कॉलिंग परफॉर्म होता है। जब फंक्शन का कॉलिंग परफॉर्म होता है तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? जैसे ही फंक्शन कॉल परफॉर्म हुआ तो कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा भाई? तो कॉलिंग फंक्शन, सॉरी कॉल्ड फंक्शन के पास। तो यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं होते। आर्ग्यूमेंट्स में आप लाइक कांस्टेंट दे सकते हैं, तो कांस्टेंट तो सीधा ही ट्रांसफर हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू। अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रांसफर होगी। अगर आप कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ट्रांसफर होगी। अगर आप कोई इवन फंक्शन कॉल दे देते हैं तो उस फंक्शन कॉल को परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न में आएगा वो वैल्यू आपकी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो यहाँ नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर जब हो रहा है तो उसके साथ साथ में आर्गुमेंट कैसा जाएगा? a,2 इंटू 2.2 के फॉर्म में नहीं जाएगा, ये जाएगा 2,4। ओहो, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम कर दिया ना,
ये देखिए 22 दूनी 44 होता है, तो मैंने यहाँ 4.2 लिख दिया है। खैर आपको इससे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे आपसे सॉरी हूँ। ठीक है, 22 दूनी 44 यानी 4.4 हुआ, और अगर आप इन दोनों को सम कीजिएगा यहाँ पे भी 4.4 होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4.4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उतना छोड़िए, और यहाँ पे अगर आप सम करें, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस 4.4, 4.4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर आप 4 और 2 6 हो जाएगा, 6.4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ये 6.4। ठीक है, आई थिंक आप लोग फंक्शन समझ गए होंगे, यानी कि किस प्रकार से एक्चुअली में ये काम कर रहा है, और ये भी हो जाएगा आपका 6.4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, आई थिंक आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सॉरी। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट, हाँ, हमने क्या क्या देखा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होता है, और साथ में क्या लेके जाता है, वैल्यू लेकर जाता है, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू। तो यहाँ पे a 2 इंटू 2.2 नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 4.4 ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया तो जो पैरामीटर्स थे, है ना, जो पैरामीटर्स थे डेट इज फॉर्मल पैरामीटर्स, वो क्या होंगे, उनके लिए स्टोरेज स्पेस एलोकेट करेगा कंपाइलर, क्योंकि ये भाई इस फंक्शन के क्या है, इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। तो x के लिए अगर 16 बिट है तो 2 बाइट्स, और फ्लोट के लिए आपका 4 बाइट एलोकेट हो जाएगा। नाउ जो इसके साथ में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आए हैं डेट इज 2, उसके साथ में ये कंपेयर करेगा कि क्या ये टाइप कंपैटिबल है या नहीं है। तो 2 x जो है आपका इंट टाइप का है, 2 भी इंट टाइप का था, तो बिल्कुल ऑब्वियसली टाइप कंपैटिबल है, स्टोर हो गया। यहाँ पे y जो है ये फ्लोट टाइप का था, इसने 4.4 दिया है, एंड 4.4 इज व्हाट, 4.4 इज ऑफ डबल टाइप, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, टाइप मिसमैच हो गया। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करने का, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने का काम करेगा। अगर लीगल है तो बिल्कुल ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा, जो कि हो जाएगा। तो 4.4 एंड 00000 y में आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हुआ तो ये क्या करेगा, जो भी रिटर्न वैल्यू कर रहा है उस वैल्यू को लेकर के कंट्रोल आपका वापस से चला जाएगा किसके पास, कॉलिंग फंक्शन के पास। तो ये 6.40000 के लेके चला गया यहाँ पे, और फिर जो आपका फंक्शन था आगे एग्जीक्यूट करेगा इस प्रकार से। तो यहाँ तो सिर्फ प्रिंटफ था, तो प्रिंट कर दिया, कहानी खत्म, यानी कि 6.40000 प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपका सेवा समाप्त हो गया, यानी कहानी खत्म हो गया। तो कॉलिंग फंक्शन में फंक्शन कॉल में इससे ज्यादा आपको आई थिंक नहीं समझना था। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि ना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार देकर लिख देता हूं कि व्हेन अ फंक्शन कॉल व्हेन अ फंक्शन कॉल हैपेंस देन, तब क्या होता है, जब फंक्शन कॉल हैपन होता है तब क्या होता है, ताकि ये नोट्स आपको मिले तो आप रिवीजन कर सकें। सबसे पहला क्या होता है कि ये जो आपका ये फंक्शन कॉल जैसे हुआ तो ये जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैल्यूज, या मैं यहां पे सिंपली एक ही लाइन में लिख देना चाहिए मुझे, कंट्रोल कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड फंक्शन विथ, यहां पे ध्यान देना है, टू द कॉल्ड फंक्शन with the values of actual arguments। अब मैंने ऐसा क्या क्यों लिखा विद द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो है ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है भाई, तो इसका वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो जो आपका कॉल्ड फंक्शन है उसका जो पैरामीटर्स, यानी मैं लिख सकता हूं पैरामीटर्स, यानी कि जो भी फॉर्मल पैरामीटर्स है, फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं लिखना चाहिए,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो भी पैरामीटर्स यानी जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर तो हो चुका है, इसको क्या किया जाएगा, इसको स्टोरेज स्पेस दिया जाएगा। पैरामीटर्स वेरिएबल्स आर गिवन स्टोरेज स्पेस, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्रिएटेड, ये क्रिएट कर दिया जाएगा लोकल वेरिएबल। इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड स्टेप हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स ये क्या होंगे, चेक होंगे, क्रॉस चेक होगा किसके साथ, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू आई है। तो फॉर्मल पैरामीटर्स टाइप विल बी मैच्ड टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, है ना, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अगर मान लिया जाए बाय चांस क्या होता है कि जो टाइप है वो मिसमैच कर जाता है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि इफ टाइप मिसमैच, अगर कुछ इस प्रकार का होता है, टाइप अगर मिसमैच हो जाता है तो यहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा, जिसे आप लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, कन्वर्जन। ये क्या होना चाहिए, लेगल होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो इम्प्लिसिट होगा वो तो खैर लेगल होगा ही होगा आपका। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां तक जब हो गया तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट्स है बोल सकते हैं कॉल्ड फंक्शन के अंदर में, है ना, स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन, स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन जैसे ही आपका रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि एंड कब होगा, व्हेन इफ एनी रिटर्न स्टेटमेंट इज फाउंड, देन कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। किसके पास चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाएगा। कॉलिंग फंक्शन विथ, अब यहां भी ध्यान देना है, ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, विथ द रिटर्न वैल्यू, जो भी रिटर्न कर रहा है उसके वैल्यू के साथ यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ यहां पे क्या बोल सकते हैं, जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो ये तो फिर खत्म ही हो गया ना, तो अब क्या होगा, अब तो हो गया रामलीला समाप्त। हाँ, तो अब कुछ नहीं होगा, बस कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास रिटर्न वैल्यू के साथ। हाँ, एक चीज और तो मैं यहाँ पे लिखना भूल ही गया, अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया तो इसे मैं फिफ्थ पॉइंट में ही लिखना ज्यादा बेटर मानूंगा कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया तो टिल द लास्ट व्हेन कर्ली ब्रेसेस, या मैं लिख सकता हूं टिल द लास्ट ऑफ कर्ली ब्रेसेस फंक्शन। देखिए मैं जो इंग्लिश लिख रहा हूं वो थोड़ा बहुत ग्रामर इसमें मिस्टेक है। टिल द लास्ट ऑफ कर्ली ब्रेसेस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर दैट control will be transfer back हाँ भाई घसड़ा जाओ तुम भी, ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन विथ नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू तो नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विथ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपका समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जब भी फंक्शन कॉल अकर होता है, ठीक है, व्हेन अ फंक्शन कॉल हैपेंस देन आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये
आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। एकदम रिकैप जल्दी 1 मिनट में समझेंगे। व्हेन अ फंक्शन कॉल हैपन, जैसे ही फंक्शन कॉल हैपन होता है, फर्स्ट कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन विद द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। फंक्शन कॉल यहाँ पे आपका परफॉर्म हो रहा है, दिस इज फंक्शन कॉल। तो जैसे ही फंक्शन कॉल परफॉर्म होता है, ये देखिए कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे with the value of the actual arguments, with the values of the actual arguments। तो वैल्यूज a का वैल्यू ट्रांसफर होगा, 2 into 2.2 जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 4.4 ट्रांसफर होगा। तो पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, पैरामीटर्स दैट इज वेरिएबल्स आर गिवन स्टोरेज स्पेस, आर गिवन स्टोरेज स्पेस। तो छोड़िए ना थोड़ा ग्रामर मिस्टेक, यानी जो पैरामीटर्स जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, स्टोरेज स्पेस एलोकेट किया जाएगा, या बोल सकते हैं कि वो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके x एंड y जो फॉर्मल पैरामीटर्स थे ये क्या हुए, क्रिएट हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका एंड हो गया। फॉर्मल पैरामीटर्स टाइप विल बी मैच्ड टू एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मैच किया जाएगा। भाई x का टाइप इंट है, तो क्या जो वैल्यू आया है x के लिए वो कंपैटिबल है या नहीं। फिर y के लिए चेक होगा। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इफ टाइप मिसमैच ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डबल था ये फ्लोट था, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होके स्टोर हो गया, ठीक है। चलिए हो गया। और यहां पे मैं लिखना भूल गया कि फॉर्मल पैरामीटर्स टाइप विल बी मैच्ड टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड भी लिखना चाहिए था ना। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस मैं ले लेता हूं, हाँ इतना सही है, ओके हाँ। और यहां पे मैं साथ में लिख देता हूं, फॉर्मल पैरामीटर्स टाइप विल बी मैच्ड टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड वैल्यूज will be stored एंड वैल्यूज विल बी स्टोर्ड, यानी कि जो भी एक्चुअल वैल्यूज आई हैं वो आपकी स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, 2 की वैल्यू x में और 4.4 की वैल्यू y में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो कॉल्ड फंक्शन यानी कि इसका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर तो खैर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, सिर्फ रिटर्न है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा इफ अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाउंड यानी कि मिलता है, देन कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग फंक्शन विथ द रिटर्न वैल्यू। तो जैसे ही यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट मिला तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कॉलिंग फंक्शन के पास विथ द रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ट्रांसफर नहीं होगा, x प्लस वाई की वैल्यू ट्रांसफर होगी, डेट इज 6.40000। तो ये यहाँ पे आपका वापस चला आएगा। और उसके बाद क्या था कि अगर मान लिया जाए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट ना हो किसी फंक्शन में, जैसा मेन में होता है, तब क्या होगा कि फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। जब तक करली ब्रेसेस ना मिल जाए तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होते रहेगा, और जब आपका करली ब्रेसेस मिल जाएगा तो कंट्रोल विल बी ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। सिंपली कंट्रोल क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ इसके बाद में एक स्टेप और, सिक्स्थ स्टेप में, कि जो आपके लोकल वेरिएबल्स जो फॉर्मल या फॉर्मल पैरामीटर्स मैं लिखता हूँ, या फॉर्मल पैरामीटर्स ना लिखने के बजाय जो पैरामीटर्स लिस्ट थे, पैरामीटर्स, या मैं बोल सकता हूं वेरिएबल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। यानी कि ये जो आपके x और y क्रिएट हुए थे यहाँ पे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के लोकल थे, है ना। लोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही फंक्शन कॉल आपका स्टार्ट हुआ, फंक्शन कॉल आपका हुआ परफॉर्म, तो जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो ये क्रिएट होगा। फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही फंक्शन का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, फंक्शन आपका एंड हुआ, वैसे ही ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन कॉल। इसके अलावे आपको फंक्शन कॉल के बारे में जानने की कोई भी जानकारी नहीं है। और यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू भी आपका एंड हो गया। कॉल बाय वैल्यू में जस्ट एक पॉइंट और मुझे बता
बताना है कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। डेट इज अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज करता हूँ, डेट इज अगर मान लिया जब मैं यहाँ पे x प्लस प्लस कर देता हूँ तो x की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। डेट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस भी सी में हम लोग कर सकते हैं परफॉर्म बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, जो कि हम लोग पॉइंटर्स में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए वो आपको मिलते रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे DRDO सेप्टेम्बर 10 टियर 2 CSIT के लिए कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आप सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं विथ MCQs लाइक सी लैंग्वेज के थ्योरी, सी लैंग्वेज के MCQs, कंप्यूटर नेटवर्क, जावा के MCQs, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और भी यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DBMS के कोर्सेज यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को एक्सेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले स्टूडेंट। और सी लैंग्वेज में खास करके बोलूंगा कि आप लोग स्टूडेंट प्लेलिस्ट को शुरुआत से एक्सेस करें, यानी कि फर्स्ट लेक्चर से टिल द लास्ट देखें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। MCQs आपको कराया जाता है। अगर आपको MCQs का शेड्यूल वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली कम्युनिटी टैब पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको शेड्यूल वगैरह बता दिया जाता है कि कब से कब तक देखिए चलेगा आपका जावा MCQs 8 बजे, सी लैंग्वेज 9 बजे, 21 से 30 नवंबर तक का शेड्यूल है, और भी शेड्यूल बताया जाता है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या सेप्टेम्बर DRDO टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, थोड़ा सा रह गया, और भी फंक्शन के बारे में 2-3 चीजें वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।